इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। रात 8 बजे की खबर में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्रा। नजर डालेंगे खबरों पर, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। गांधी मैदान टू साइंस कॉलेज डबल डेकर फ्लाईओवर का शिलान्यास, सीएम नीतीश ने कहा खत्म होगी जाम की समस्या। दुर्गा पूजा के बाद बिहार विधानसभा का शताब्दी वर्ष समारोह, शिरकत करने पटना आएंगे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। बिहार में एक और धन कुबेर डीएसपी पंकज रावत के ठिकानों पर छापेमारी, अब तक 40 अफसरों पर हो चुका है एक्शन। बिहार में बाढ़ का सितम जारी, अरेरिया से लेकर भागलपुर तक दहशत में जी रहे हैं लोग। आरजेडी के कार्यालय की जमीन मामले पर जगदानंद सिंह का सीएम नीतीश पर हमला, कहा जमीन अगर आसमान से नहीं टपकती तो नालंदा से भी नहीं आती। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना में डबल डेकर फ्लाईओवर का विधिवत उद्घाटन किया। यह फ्लाईओवर राजधानी का पहला तो बिहार का दूसरा डबल डेकर होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना में डबल डेकर फ्लाईओवर का विधिवत पूजन और शिलान्यास किया। यह राजधानी का पहला तो बिहार का दूसरा डबल डेकर फ्लाईओवर होगा। अशोक राजपथ पर कारगिल चौक के पास बनेगा। पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों के अनुसार अशोक राजपथ पर कारगिल चौक से PMCH होकर साइंस कॉलेज तक डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण किया जाना है। बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का शिलान्यास होते ही इस पर काम शुरू हो गया। 3 साल के भीतर निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। इसके बनने से अशोक राजपथ को जाम से मुक्ति मिलने की संभावना है। मेरी जानकारी के अनुसार डबल डेकर फ्लाईओवर के पहले तल्ले पर आने की व्यवस्था होगी, जबकि दूसरे तल्ले पर जाने की व्यवस्था की जाएगी। कारगिल चौक से साइंस कॉलेज की ओर दूसरे तल्ले से लोग जा सकेंगे, जबकि साइंस कॉलेज से कारगिल चौक आने के लिए पहले तल्ले का उपयोग किया जाएगा। इस फ्लाईओवर में 3 जंक्शन भी बनाए जाएंगे। यह जंक्शन कारगिल चौक, कृष्णा घाट और NIT मोड़ के समीप बनाए जाएंगे। इस फ्लाईओवर की संपर्कता कारगिल चौक, PMCH, कृष्णा घाट, NIT लॉ कॉलेज और महलूर से होगी। डबल डेकर फ्लाईओवर के निर्माण का शिलान्यास, और सच पूछिए तो सिर्फ शिलान्यास ही नहीं है बल्कि कार्यारंभ हो जाएगा। अब सब चीज़ की तैयारी है। ये थोड़ा पहले हम लोग करने के लिए तैयार थे, लेकिन इस बीच में कुछ समय लगा ताकि काम प्रारंभ कर सकें। सिर्फ इसको किसी तरह से शिलान्यास वाले कार्यक्रम से उतनी दिलचस्पी नहीं होती है, लेकिन अगर काम प्रारंभ हो जाए तो बड़ी खुशी होती है। तो मैं इसके लिए विशेष तौर पर बधाई देता हूं पथ निर्माण विभाग को और उनके माननीय मंत्री को, नितिन नवीन जी को, कि अब ये काम शुरू होने वाला है। हमारे सभी साथियों ने, पदाधिकारी ने, माननीय मंत्री ने, उप मुख्यमंत्री ने जो जरूरी चीज़ें हैं उसकी आप सब लोगों को जानकारी दी है। अब ये जरा सोच लीजिए क्या हाल है। भाई हम लोग तो यही न पढ़े हैं, पटना विश्वविद्यालय में ही ना, साइंस कॉलेज में पढ़े, उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े। अब बाद में जब अटल जी की सरकार में हम मंत्री थे तो हमारे अनुरोध पर ये जो आप सबको मालूम है कि जो पूरा का पूरा ये बन गया साइंस कॉलेज, तो ये सब चीज़ जो साइंस कॉलेज को जो परिणत कर दिया गया, अब किस प्रकार से हो गया है। अब वो तो साइंस कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज का, अब पहले उतनी भीड़ नहीं रहती थी। हम लोग तो चलते रहते थे बराबर, न उतनी आबादी थी न उतनी भीड़ थी। लेकिन अब धीरे धीरे किस तरह से आप समझ रहे हैं, और ख़ास कर से जब बिहार के लोगों ने हम लोगों को काम करने का मौका दिया है 2005 से, उसके बाद से कितनी सुविधाएं दी गई हैं और उन सुविधाओं के चलते आवागमन कितना हुआ, व्यापार कितना बढ़ा है, लोगों ने अपने भवनों का कितना निर्माण कराया है। इन सब चीज़ों को लेकर के जो आवागमन है, आने जाने में जो भीड़ बढ़ती चली जा रही,
अब लोगों को काफ़ी दिक्कत होती। तो इसी को देखते हुए, और आप जानते हैं कि हम लोग तो पीएमसीएच को एक अंतर्राष्ट्रीय स्थल में लाने का विचार। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आपके हर सवाल के जवाब का, आपके सवाल जो तीखे तर्रार तेज़ तर्रार होते हैं, उससे मैं कोशिश करूंगा कि बचूं। पटना शहर से मैं मुंबई तक का सफ़र कैसे किया, 3 साल से 10-12 अवार्ड्स हमारे झोली में आ गए हैं। लोग कहते थे कि कॉमेडी अच्छा करते हैं आप। देखिए, निजी ज़िंदगी में मैं बहुत हंसोड़ हूँ। मैंने जैसे बताया कि मेरी शुरुआती दौर में मैं कॉमेडी नहीं करता था। तो आइए देखते हैं एक मुलाकात भोजपुरी कॉमेडी किंग मटरू के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत है। आरजेडी ने कार्यालय जमीन मामले पर मुख्यमंत्री पर सीधे हमला बोला है। प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा है कि अगर जमीन आकाश से नहीं टपकती तो नालंदा से भी नहीं आती। राजनीतिक दलों के पार्टी कार्यालय के लिए जमीन आवंटन का मामला सियासी घमासान में बदलता जा रहा है। इस मसले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आमने सामने दिख रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल की और अधिक जमीन आवंटन के सवाल पर शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दो टूक जवाब देते हुए कहा कि जमीन आसमान से लाएं क्या। आज राजद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जगदानंद सिंह ने कहा, अगर ज़मीन आसमान से नहीं टपकती तो नालंदा या कैमूर से भी नहीं आती। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री स्वयं इस मामले में संज्ञान लें और जल्द ही हमें ज़मीन आवंटित करें। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। लेकिन कल शायद आप ही लोगों की कृपा से उनकी जबान से एक बात निकल गई कि जमीन आसमान से नहीं टपकता। सच बात है, जमीन आसमान से भी नहीं टपकता, जमीन नालंदा से भी नहीं आता, और जमीन हम कैमूर के रहने वाले वहाँ से भी यहाँ नहीं आता। जमीन तो इस राजधानी में ही कहीं न कहीं व्यवस्था की जाएगी, चाहे वो दलों को मिलो, चाहे वो मंत्रियों को मिले, चाहे विधानसभा के सदस्यों को मिले, विधान परिषद के सदस्यों को मिले। यही जमीन माननीय उच्च न्यायालय को भी मिलेगा, पदाधिकारियों के पुल में भी मिलेगा। लेकिन एक बात आप ख्याल कर लीजिए, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जमीन ट्रांसफरेबल है प्रयोग के आधार पर, एक पुल से दूसरे पुल में ट्रांसफर होता रहता। बिहार में एक और धनकुबेर डीएसपी के ठिकानों पर छापेमारी की गई। डीएसपी के ठिकानों से काली संपत्तियों का खुलासा हुआ है। बालू माफियाओं से साठगांठ कर अकूत संपत्ति अर्जित करने वाले अधिकारियों के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई की कार्रवाई लगातार जारी है। आर्थिक अपराध इकाई की टीम बालूकांड में पहले से ही निलंबित किए गए आरा के पूर्व डीएसपी पंकज रावत के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। पंकज रावत के पटना के श्री कृष्णापुरी के अलावा दानापुर के नासरीगंज और नालंदा के हिलसा स्थित उनके पैतृक आवास पर छापेमारी आर्थिक अपराध इकाई की टीम कर रही है। छापेमारी का नेतृत्व डीएसपी स्तर के अधिकारी कर रहे हैं। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने पंकज रावत के खिलाफ शुक्रवार को आर्थिक अपराध इकाई के थाने में ही आय से अधिक संपत्ति मामले को लेकर केस दर्ज किया था। न्यायालय से सर्च वारंट मिलने के बाद आज छापेमारी चल रही है। आर्थिक अपराध इकाई के सूत्रों की माने डीएसपी पंकज रावत के यहाँ आय से अधिक 70% संपत्ति मिली है। निलंबित के बाद पंकज रावत के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी चल रही है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आपके हर सवाल के जवाब का, आपके सवाल जो तीखे तर्रार तेज़ तर्रार होते हैं, उससे मैं कोशिश करूंगा कि बचूं। पटना शहर से मैं मुंबई तक का सफ़र कैसे किया, 3 साल से 10-12 अवार्ड्स हमारे झोली में आ गए हैं। लोग कहते थे कि कॉमेडी अच्छा करते हैं आप। देखिए, निजी ज़िंदगी में मैं बहुत हंसोड़ हूँ। मैंने जैसे बताया कि मेरी शुरुआती दौर में मैं कॉमेडी नहीं करता था। तो आइए देखते हैं एक मुलाकात भोजपुरी कॉमेडी किंग मटरू के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत है। बिहार में बाढ़ का संकट लगातार जारी है। अररिया से लेकर भागलपुर तक लोग दहशत में जी रहे हैं। सीमांचल और पूर्वी बिहार में फिर से नदियां उफनाने लगी हैं। बाढ़ का कहर जारी है। अररिया के आधा दर्जन गांव में पानी फैलने से मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। वहीं खगड़िया जिले के बेलदौर प्रखंड में कोसी नदी में हो रहे तेज कटाव से 5 कमरे का स्कूल शुक्रवार को जमींदोज हो गया, जबकि कोसी क्षेत्र में बहने वाली नदी का जलस्तर अभी स्थिर है। भागलपुर और मुंगेर में गंगा अब लोगों को फिर से डराने के स्तर पर पहुंचने की ओर बढ़ चली है।
24 घंटे में गंगा के जलस्तर में 6 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है। अगर इसी रफ्तार से अगले 24 घंटे में बढ़ी तो शनिवार की शाम 5 बजे भागलपुर में गंगा नदी खतरे के निशान के पार होगी। हालांकि केंद्रीय जल आयोग ने शनिवार की शाम 5 बजे तक 33.67 मीटर यानी खतरे के निशान से 1 सेंटीमीटर पहले तक पहुंचने का अनुमान जताया है। केंद्रीय जल आयोग के आंकड़ों के अनुसार शुक्रवार की शाम 5 बजे तक भागलपुर में गंगा 33.56 मीटर पर बह रही थी। शुक्रवार की सुबह 10 बजे गंगा का जलस्तर बढ़कर 33.61 मीटर पर पहुंच गया, लेकिन इसके 7 घंटे में गंगा के जलस्तर में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई और शाम 5 बजे तक बढ़कर 33.63 मीटर तक पहुंच गई, जो कि खतरे के निशान से महज 5 सेंटीमीटर दूर है। केंद्रीय जल आयोग ने अनुमान जताया है कि अगले 24 घंटे में यानी शनिवार की शाम 5 बजे तक गंगा 33.67 मीटर पर पहुंच जाएगी। अररिया के पलासी प्रखंड क्षेत्र से होकर गुजरने वाली बकरा नदी शुक्रवार को उफना गई। इससे आधा दर्जन गाँव के निचले हिस्से में पानी फैल गया। यह पानी ग्रामीण सड़कों पर आर पार बहने लगा है। इससे करीब 10,000 लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई है। वहीं जलस्तर में वृद्धि होने से नदी किनारे बसे आधा दर्जन गांव पर कटाव तेज हो गया है। किशनगंज जिले में कनकई, बूढ़ी कनकई और रतुआ नदी का जलस्तर बढ़ने से कटाव तेज हो गया है। एक स्कूल कटने के कगार पर है, जबकि कटिहार की सभी नदियों के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। सभी खतरे के निशान को पार कर रही हैं। गंगा और कोसी खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर है। बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधीक्षण अभियंता गोपाल चंद्र मिश्र ने बताया कि स्थिति नियंत्रण में है, सभी स्पर और बांध सुरक्षित हैं। खगड़िया में भी गंगा और बूढ़ी गंडक उफान पर हैं। दुर्गा पूजा के बाद बिहार विधानसभा के शताब्दी वर्ष समारोह में शिरकत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आएंगे। इसकी जानकारी विधानसभा के स्पीकर विजय कुमार सिन्हा ने दी। बिहार विधानसभा का शताब्दी वर्ष चल रहा है। शताब्दी वर्ष के मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी शिरकत करेंगे। इसकी जानकारी देते हुए विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि दिल्ली में उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर कार्यक्रम का न्योता दिया, जिसको उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। गौरतलब है कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा इन दिनों शताब्दी वर्ष को यादगार बनाने के लिए दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान विजय सिन्हा ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात कर कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया, जिसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री द्वारा स्वीकार भी कर लिया गया। अगले महीने दशहरा पूजा के बाद कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जो 6 महीने तक चलेगी। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे, तो वहीं समापन में पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। इस शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम में मौलिक अधिकार और कर्तव्य के लिए 5 मुक्त, 5 युक्त और 5 सम्मान होगा। कार्यक्रम में 5 मुक्त, 5 युक्त और 5 सम्मान होगा। बिहार विधानसभा के शताब्दी वर्ष के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में 5 मुक्त, 5 युक्त और 5 सम्मान होगा। बिहार को नशा मुक्त, अपराध मुक्त, बाल विवाह मुक्त, बाल श्रमिक मुक्त और अशिक्षा मुक्त के क्षेत्र में कार्य करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ वैसे लोग भी सम्मानित होंगे जिन्होंने बिहार में शिक्षा युक्त, हरियाली युक्त, रोजगार युक्त, जल संचय युक्त और पर्यावरण युक्त के क्षेत्र में काम किया होगा। इसके अलावा वैसे लोग जो समाज की बेहतरी के लिए अपनी अहम भूमिका निभाई हो, उनको सम्मानित किया जाएगा। दरअसल बिहार विधानसभा के भवन का 100वां साल हो गया है। बिहार विधानसभा का भवन तैयार होने के बाद 7 फरवरी 1921 में पहली बैठक हुई थी और 7 फरवरी 2021 को इस भवन की शताब्दी पूरी हुई है। गौरतलब है कि पिछले 100 साल में विधानसभा में कई बड़े प्रस्ताव आए और कई विधेयक पास कराए गए। विधानसभा का 100वां साल उपलब्धियों भरा रहा। अब उसे फिर एक बार याद करने की कोशिश शताब्दी वर्ष समारोह के जरिए हो रही है। गौरतलब है कि अब कोरोना के मामले धीरे धीरे कम हुए हैं। ऐसे में सरकार शताब्दी वर्ष समारोह को यादगार बनाने में जुट गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।